नमस्कार साथियों, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका सक्सेस विद अनूप में। साथियों, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह आपके रीट सिलेबस में नया जोड़ा गया है। इससे पहले यह आपके सिलेबस में नहीं होता था। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध। चूंकि यह टॉपिक आपके सिलेबस में नया जुड़ा है तो परीक्षा की दृष्टि से इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कारण चूंकि यहाँ से अब तक कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया है तो इस बार ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहले जलवायु कटिबंध और ताप कटिबंध इन दोनों में अंतर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपके सामने कन्फ्यूजन बना रहेगा ताप कटिबंध और जलवायु कटिबंध को लेके। तो पहली चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर दूं, जलवायु कटिबंध एक अलग विषय हो जाएगा और ताप कटिबंध हमारा एक अलग विषय होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपके लिए मैं ताप कटिबंध को थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ एक चित्र हमने ड्रॉ किया हुआ है। ताप कटिबंध होता है फ्रेंड्स सूर्य की स्थिति के आधार पर। आप पहली और दूसरी क्लासों में आपने सूर्य की स्थिति को देखा था। यहाँ हमारी थी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी हम बोलते हैं। यहाँ से जब उत्तर की ओर जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ आपकी ये रेखा है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है वह है मकर रेखा। यहाँ 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों ही रेखाओं के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। 66.5 से ऊपर और 66.5 से दक्षिण में उत्तरी शीत कटिबंध होता है ध्रुवों की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये तो है हमारे ताप कटिबंध, लेकिन हमें आज पढ़ने हैं जलवायु कटिबंध। तो ताप कटिबंध के लिए जैसे अगर आप और एक सिंपल सी इसको अंतर करना चाहें तो ताप कटिबंध क्या होता है भाई? कटिबंध की परिभाषा क्या है? सबसे पहले आप कटिबंध की परिभाषा को समझिए। कटिबंध होता है किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र। जैसे कि अगर यहाँ पे हम इस पृथ्वी को ड्रॉ करें और ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया और इससे ऊपर एक अक्षांश रेखा हमने और खींच दी 1 डिग्री। ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री। 0 और 1 डिग्री के बीच का क्षेत्र कहलाएगा कटिबंध। क्लियर हुआ कटिबंध? तो ताप कटिबंध क्या हुआ? ताप कटिबंध हो जाएगा समान अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। समान अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। लेकिन चूंकि हमें ताप कटिबंध नहीं पढ़ना है, हमें जलवायु कटिबंध पढ़ना है, इसलिए जलवायु कटिबंध को हम विस्तार से देखेंगे। जलवायु कटिबंध के लिए सामान्य डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जलवायु कटिबंध होता है वे अक्षांशीय क्षेत्र जहां समान जलवायु दशाएं मिलती हैं। भाई, जो दशा इस 1 डिग्री अक्षांश पे है, मान लीजिए अगर वही दशा यहाँ 5 डिग्री अक्षांश पर हो गई तो यह जगह और यह 5 डिग्री अक्षांश वाली जगह, दोनों ही जगह एक ही जलवायु कटिबंध में हम लेंगे। कारण जलवायु कटिबंध की सामान्य डेफिनेशन क्या होती है? वे अक्षांशीय क्षेत्र जहाँ समान वायुमंडलीय दशाएं, समान जलवायु दशाएं मिलती हों। तो अब हम बात करते हैं जलवायु क्या है। जलवायु की परिभाषा देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी स्थान की वातावरणीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन करें, वातावरणीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन, तो किसी स्थान की वातावरणीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन ही जलवायु कहलाता है। और यह जो स्थान हमने लिया है, किसी भी स्थान,
तो एक बड़ा स्थान की हम बात करते हैं, किसी बड़े स्थान की दीर्घकालीन वातावरणीय दशाओं का अध्ययन ही जलवायु कहलाता है। जलवायु से एक छोटी टर्म होती है मौसम। मौसम क्या है? मौसम एक छोटे क्षेत्र या छोटे स्थान से संबंधित होता है, छोटे स्थान की कम समय की वातावरणीय दशाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ताप कटबंध क्या है? ताप कटबंध होता है समान अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, और जलवायु कटबंध क्या है? बे अक्षांशीय क्षेत्र जहाँ समान जलवायु दशाएं मिलती हैं। फिर हमने जलवायु की परिभाषा को देखा, तो किसी बड़े स्थान की वातावरणीय दशाओं का दीर्घकालीन अध्ययन, बड़े समय तक का अध्ययन जलवायु कहलाता है। मौसम छोटे स्थान की कम समय की वातावरणीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। अब फ्रेंड्स, किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है, उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि फ्रेंड्स हर जगह की जलवायु अपनी अलग होती है। जैसे मैं भरतपुर में हूँ, तो भरतपुर में जैसे आज बारिश का मौसम है, हो सकता है आज बारिश का मौसम जैसलमेर में नहीं हो रहा हो। तो जलवायु को जो कारक प्रभावित करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारक जलवायु को प्रभावित करता है, अक्षांश रेखाएं। कोई स्थान जिस अक्षांश रेखा पर है और कोई स्थान दूसरी अक्षांश रेखा पर है, तो दोनों की जलवायु में सीधी सी बात है अंतर हो जाएगा। और उनका भौगोलिक आवरण, आप मान लीजिए रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ या मैदानी प्रदेश में रहता हूँ, तो भौगोलिक आवरण के आधार पर भी जलवायु परिवर्तन, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखने को मिलते हैं। एक दूसरा प्रमुख कारक होता है समुद्र से दूरी। किसी स्थान की अगर समुद्र से दूरी कम है तो वहाँ जैसे बारिश अधिक होती होंगी, लेकिन अगर कोई स्थान समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है तो वहाँ बारिश की कमी हो जाएगी। और एक समुद्र तल से ऊंचाई, और तीसरा प्रमुख कारण है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है उच्चावच। उच्चावच होता है फ्रेंड धरातल का स्वरूप, कि जो स्थान है उसका स्वरूप कैसा है। अगर समुद्र तल से अधिक ऊंचा है तो वहाँ की जलवायु अलग रहेगी, और अगर सी लेवल का है, वाटर लेवल का है, तो वहाँ की जलवायु अपनी एक अलग रहेगी। तो इस प्रकार से ये एक जलवायु की सामान्य हमने प्रकार बताए आपको। पहले हमने जलवायु कटबंध बताया कि ताप कटबंध और जलवायु कटबंध दोनों में अंतर होता है। फिर हमने जलवायु और मौसम की परिभाषाओं को देखा, और उसके बाद हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पृथ्वी के जलवायु कटबंध की। तो साथियों, पृथ्वी का पहला जलवायु कटबंध है भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। पहला जलवायु कटबंध यहां पे हम ले रहे हैं भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र है किन अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र की स्थिति आपको मैं बता दूं, ये हमने ग्लोब ले लिया। यहाँ ये हो गई 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र ही भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि जो हमने इसका विस्तार देखा, तो विस्तार की जब हम बात करेंगे तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार होता है। यहाँ की विशेषता क्या है? अगर हम विशेषता की बात करें तो यहाँ इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में दोपहर तक बहुत तेज धूप रहती है। तेज धूप क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत होती है, तो यहाँ लंबे समय तक धूप बनी रहती है। अब जब धूप बनी रहेगी तो यहाँ जो पवनें हैं, पवनें गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। पवनों का गर्म होकर ऊपर उठना कहलाता है समवहनीय पवन। आपसे अगर अलग से पूछ ले समवहनीय पवन क्या होती हैं, तो आपका जवाब रहेगा
पवनों का गर्म होकर के ऊपर उठ जाना ही समवहनीय पवन कहलाती है। जब ये पवन ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो निम्न दाब के क्षेत्र में उच्च दाब क्षेत्र की ओर से जब हवाएं आती हैं तो उससे यहाँ पर दोपहर के बाद तेज वर्षा होती है और लगभग 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर तेज बारिश होती है। ये तेज बारिश क्यों हुई? समवहनीय पवनों की वजह से। अतः इस वर्षा को हम समवहनीय वर्षा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि समवहनीय वर्षा किस जलवायु कटिबंध में होती है? हमारा आंसर रहेगा समवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत होती है। अब फ्रेंड्स, ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा का क्षेत्र, इसकी प्रसिद्धि का कारण है यहाँ रबड़। यहाँ रबड़ की बहुतायत है और रबड़ की बहुतायत होने के कारण इसको एक अन्य नाम देते हैं हेवी ब्रासिलिनेसिस। इस भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र को रबड़ की अधिकता के कारण हेवी ब्रासिलिनेसिस भी हम कहते हैं। अब जब यहाँ बारिशें होती रहती हैं दोपहर के बाद, डेली रोजाना बारिश होनी ही है, इस वजह से इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। और एक जो जैसे हमने भी आपके लिए बताया कि यहाँ जो बारिश होती है समवहनीय पवनों से होती है। मान लीजिए ऑप्शन में समवहनीय पवनें नहीं हैं तो आपका जवाब होगा कपासी मेघ। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में बारिश होने का प्रमुख कारण क्या है? कपासी मेघ के कारण यहाँ पर बारिश होती है। अब ये जो क्षेत्र मैंने आपको भी बताया, यहाँ सूर्य की सीधी किरणें अधिकतम समय तक पड़ती हैं और जब यहाँ से वायु ऊपर उठ जाएगी तो वायु ऊपर उठ जाने के कारण इस क्षेत्र में उमस हो जाएगी। तो उमस के कारण जो इस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको त्वचा संबंधी बीमारियां सर्वाधिक होती हैं। त्वचा संबंधी बीमारियों से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु के क्षेत्र। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में जैसे अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में आपका एक तो अमेजन बेसिन आ जाएगा। अमेजन बेसिन आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। और आप बात करें, एक जैर बेसिन भी है। जैर बेसिन आपका अफ्रीका महाद्वीप में। और आपका दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र जो मंगोलिया वगैरह है, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र भी इसी भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अब आपको भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। विशेषता क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये जो पवनें हैं गर्मों के ऊपर उठ जाती हैं जो कि समवहनीय पवनें कहलाती हैं और इनकी वजह से यहाँ दोपहर के बाद बहुत तेज बारिश होती है 150 से 200 सेंटीमीटर तक। रबड़ की अधिकता के कारण यहाँ हेवी ब्रासिलिनेसिस कहलाता है और अधिक बारिश होती है, इस वजह से यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। बारिश का एक अन्य कारण यहाँ पर कपासी मेघों का बनना है और इस क्षेत्र के लोगों को त्वचा संबंधी बीमारी अधिक होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र आपका अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया और आपका जैर बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में आता है। तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी का पहला जलवायु कटिबंध कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी के दूसरे जलवायु कटिबंध की। हमारी पृथ्वी का दूसरा जलवायु कटिबंध है सवाना या सूडान जलवायु। सवाना या सूडान जलवायु, इसका विस्तार आप देखें। वापस से मैं ग्लोब बना देता हूँ। और फ्रेंड्स, आपको बार बार ये चीज़ क्या है, मैं आपको एक अभी ट्रिक भी बता दूँ। आप इसके लिए 10 की टेबल याद रखेंगे, 10 का पहाड़ा याद रखेंगे। 10 के पहाड़ा जो है उसी के आधार पर ये कटिबंध बटे हुए हैं। ये आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश। इससे ऊपर अभी हमने देखा 10 डिग्री और यहाँ नीचे भी हमने 10 डिग्री देखा। तो ये जो आपका जो कटिबंधीय क्षेत्र था ये तो था भूमध्य रेखीय। अब इस 10 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 20 डिग्री। इसी प्रकार इस 10 डिग्री से जब आप नीचे दक्षिण में जाएंगे तो कितना जाएगा? 20 डिग्री। तो अब कितना हो गया आपका? 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हमारा सवाना या सूडान जलवायु कटिबंध विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, विस्तार आप इसका ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में सवाना या सूडान जलवायु कटिबंध विस्तृत है।
अच्छा, ये जो कटिबंध है इसको हम संक्रमणकालीन जोन कहते हैं। संक्रमणकालीन जोन क्यों कहलाता है, उसकी वजह है क्योंकि ये जो इसका कारण अगर हमसे पूछ ले कि सवाना या सूडान जलवायु कटिबंध को संक्रमणकालीन क्षेत्र या जोन क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो ये क्या भूमध्य रेखा से ऊपर है और जो गर्म रेगिस्तान है जहाँ से व्यापारिक पवनें आती हैं उससे नीचे है। रेगिस्तान और भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इन दोनों के मध्य में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? हम संक्रमणकालीन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो सवाना या सूडान जलवायु कटिबंध आपका संक्रमणकालीन जोन भी कहलाता है। और ये जो आपका जोन है, कटिबंध है, सूडान के क्षेत्र में विकसित हुआ और सूडान के क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसका नाम हमने क्या रख दिया? सूडान जलवायु कटिबंध। इस कटिबंध की विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता की हम बात करें तो यहाँ जो व्यापारिक पवनें आती हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं, व्यापारिक पवनें यहाँ के तटीय क्षेत्रों में बारिश करती हैं, तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। आप याद करो जब मैंने आपको पवनें पढ़ाई थी, पवनों का तो पवन पेटियां जब आपने पढ़ी थी तो आपने देखा था, अभी हम बात कर रहे थे 10 से 20 डिग्री के मध्य, और ये आपकी कौन सी पवन है? व्यापारिक पवनें। भूमध्य रेखा से एक तो व्यापारिक पवनें ऊपर जा रही हैं और एक ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ये व्यापारिक पवनें यहाँ पे इसके तटीय इलाकों में क्या करती हैं? तटीय क्षेत्रों में बारिश करती हैं। और यहाँ जो हमें एक प्रमुख चीज़ मिलती है, यहाँ घने घास के मैदान मिलते हैं, घास के घने मैदान मिलते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लें, सवाना या सूडान जलवायु कटिबंध 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य संक्रमणकालीन जोन कहलाता है। कारण क्या है? रेगिस्तान और भूमध्य रेखीय कटिबंध के मध्य में है। इसकी विशेषता क्या है? जो ट्रेड विंड हैं, व्यापारिक पवनें हैं, वो तटीय क्षेत्रों में बारिश करती हैं और यहाँ घास के मैदान, घने घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको जगह जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से हम संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ इस क्षेत्र का एक प्रमुख घास का मैदान है, पहले मैं उसके बारे में आपके लिए बता दूं, सवाना। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। घास के मैदानों का नाम दे दिया जाता है और फिर हमसे क्षेत्र पूछा जाता है कि यह घास का मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर हमें क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा और उस क्षेत्र के घास के मैदान के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवाना के बारे में बता दूं, सवाना में किस प्रकार के, सवाना जो घास का मैदान है इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे पहली चीज तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है सवाना घास का मैदान, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके लिए कष्टकटिबंध बताए थे तो आपको मैंने बताया था 23.5 डिग्री तक, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक उष्णकटिबंध होता है। हम पढ़ रहे हैं 10 से 20 डिग्री के मध्य, तो 10 से 20 डिग्री के मध्य क्या हो गया? आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ये जो घास के मैदान हैं ये प्राकृतिक चिड़ियाघर कहलाते हैं। प्राकृतिक चिड़ियाघर से मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से चिड़ियाघर में भांति भांति के जीव जंतु मिलते हैं, उसी प्रकार से सवाना वन क्षेत्र में भांति भांति के जीव मिलने के कारण इसको हम प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं। और सर्वाधिक जो चौपाया प्रजातियां हैं, चौपाया से मतलब हुआ हमारा 4 पैरों वाली प्रजाति, सर्वाधिक 4 पैरों वाली प्रजातियां जीव जंतु हैं, वह भी सवाना घास के मैदान में पाए जाते हैं। जब यहाँ सर्वाधिक जीव जंतु पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ शिकार भी अधिक होते हैं और शिकार अधिक होने के कारण सवाना वन क्षेत्र विश्व की शिकार भूमि भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, अधिक शिकार होने के कारण जो सवाना घास का मैदान है इसको हम विश्व की शिकार भूमि भी कहते हैं। और ये सवाना का जो विस्तार है यह कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सवाना के बारे में आप ये कुछ प्रमुख बातें याद रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान है। दूसरा, ये प्राकृतिक चिड़ियाघर कहलाते हैं, यहाँ सर्वाधिक चौपाया प्रजाति मिलती हैं। इन चौपाया प्रजातियों का शिकार अधिक होने के कारण यह पूरा सवाना क्षेत्र शिकार भूमि भी कहलाता है। और सवाना जो वन है यह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के फ्रेंड्स कुछ अन्य घास के मैदान और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे एक लानोस होता है, लानोस घास का मैदान।
लानोस घास का मैदान आपका पड़ता है वेनेजुएला में घास का मैदान पड़ता है। एक आपने घास का मैदान देखा होगा कंपास घास का मैदान ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील। सवाना तुल्य कहाँ पाए जाते हैं? सवाना तुल्य घास के मैदान एक तो हमारे भारतीय प्रायद्वीप में मिलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के घास के मैदानों को कोई अलग नाम ना देकर के हमने क्या कह दिया? सवाना तुल्य घास के मैदान। और सवाना तुल्य घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं। एक अन्य प्रमुख घास का मैदान है पटाना घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। तो ये घास के मैदान आप ध्यान रखेंगे। आपका सवाना हो गया अफ्रीका महाद्वीप में, लानोस होगा वेनेजुएला में, कंपास हो जाएगा ब्राज़ील में, सवाना तुल्य भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में, और पटाना घास के मैदान हो गए श्रीलंका में। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ मैं आपको नोट के रूप में 2 चीज़ बता देता हूँ। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था जो भारत है यह किन ताप कटबंधों में है? तो भारत के ताप कटबंध आप आराम से देख सकते हैं। 23.5 डिग्री जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा, ये भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है राजस्थान एमपी में होके। तो भारत हमारा 2 कटबंधों में आता है, उष्ण कटबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटबंध में। तो उत्तरी शब्द तो अक्षांश की वजह से हम कह रहे हैं, तो क्या ध्यान रखेंगे, हमारा भारत 2 कटबंधों के मध्य आता है, उष्ण कटबंध और शीतोष्ण कटबंध के मध्य। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? उष्ण व शीतोष्ण कटबंध में। ये मैं आपको ताप के आधार पर बता रहा हूं। अगर जैसे आपसे राजस्थान के लिए पूछ लिया जाए, राजस्थान किन कटबंधों में आता है, तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति आप जानते ही हो। राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है? 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30 है। तो कहने का मतलब 23.3 एक तो उष्ण कटबंध भी हो गया और शीतोष्ण भी हो गया। तो राजस्थान की स्थिति भी सेम बनती है, उष्ण कटबंध और शीतोष्ण कटबंध। लेकिन राजस्थान का जो अधिकांश भाग है, राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटबंध में आता है। केवल जो राजस्थान का निचला हिस्सा है जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, एक तो आपका डूंगरपुर जिला, एक आपका बांसवाड़ा जिला। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, यही 2 जिले ऐसे हैं जो उष्ण कटबंध में आते हैं। इन 2 जिलों के अलावा हमारा पूरा राजस्थान शीतोष्ण कटबंध के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आपको सवाना या सूडान जलवायु क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। कटबंध, इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी। यह जोन संक्रमणकालीन क्षेत्र कहलाता है। कारण क्या है? रेगिस्तान और भूमध्य रेखीय जलवायु कटबंध के बीच में है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? एक तो इसके तटीय क्षेत्रों में बारिश होती है व्यापारिक पवनों से, दूसरा यहाँ घास के घने मैदान पाए जाते हैं। इन घास के घने मैदानों को जगह जगह अलग नामों से जानते हैं, जैसे सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। इनकी विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, प्राकृतिक चिड़ियाघर कहलाते हैं, सर्वाधिक चौपाया प्रजाति यहाँ पाई जाती है, शिकार अधिक होने के कारण विश्व की शिकार भूमि भी कहा जाता है। कुछ अन्य घास के मैदान जैसे आपने देखे लानोस वेनेजुएला में, कंपास ब्राज़ील में, सवाना तुल्य घास के मैदान भारतीय प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में। फिर हमने भारत की थोड़ा सा कटबंधीय स्थिति देखी। ताप कटबंध के आधार पर भारत उष्ण और शीतोष्ण कटबंध में आता है, और हमारा राजस्थान का अधिकांश भाग तो शीतोष्ण कटबंध में आता है, और कुछ हिस्सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला उष्ण कटबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार साथियों हमारे 2 कटबंध, 2 पृथ्वी के जलवायु कटबंध पूरे हुए। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी के तीसरे जलवायु कटबंध की। तीसरा जो जलवायु कटबंध है यह जाना जाता है मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु। मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु, ये जो जलवायु क्षेत्र है, जलवायु कटबंध है, यह पाया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको केवल 10 का पहाड़ा याद रखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्लियर हुआ? ये जो जलवायु कटबंध है, ये जलवायु कटबंध कहलाता है ट्रेड विंड रेगिस्तानी जलवायु। ट्रेड विंड हमने क्यों कहा? ट्रेड की हिंदी होती है व्यापारिक, और विंड की हिंदी होती है पवन। यहाँ व्यापारिक पवनें अधिक चलती हैं,
तो अब एक बार फिर से वो मैप देख लें व्यापारिक पवनों वाला। यह जो क्षेत्र विस्तृत है 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों में, तो इन 20 और 30 के मध्य में जो व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हुई, चाहे इधर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हुई, इनकी अधिकता पाई जाती है। इस वजह से ये व्यापारिक पवनों का रेगिस्तानी क्षेत्र भी कहलाता है। इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल आप जानते होंगे कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल पड़ता है। अब फ्रेंड्स, मरुस्थल के लिए अगर हम देखें तो मरुस्थल या रेगिस्तान पूछ लिया जाए, रेगिस्तान क्या है, क्योंकि रेगिस्तानी जलवायु के अंतर्गत हमें रेगिस्तान को भी पढ़ना पड़ेगा। तो रेगिस्तान क्या है, तो रेगिस्तान के लिए आप जवाब देंगे ऐसा स्थान जहां पानी की कमी हो व दूर दूर तक बालू का क्षेत्र विस्तृत हो, तो वह क्या कहलाएगा, रेगिस्तान कहलाता है। रेगिस्तान की पानी की कमी और बालू की अधिकता, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, गर्म रेगिस्तान या गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल के कुछ उदाहरण हैं, आप उनको ध्यान रखेंगे। हमारे विश्व में कौन कौन से गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, तो सबसे पहला जैसे आपने अभी देखा सहारा जो कि गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। मैं आपको गर्म मरुस्थल बता रहा हूँ। पहले सहारा पड़ता है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा गर्म मरुस्थल है नामीब आपका नाम से ही पता चल रहा है, नामीबिया में। मोहावे पड़ता है यूएसए में। आटाकामा मरुस्थल पड़ता है चिली में। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में। और आपने जैसे थार का मरुस्थल हमारे भारत में है, राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थलों के उदाहरण है, ये सभी गर्म मरुस्थल हैं। गर्म मरुस्थल के उदाहरण सहारा अफ्रीका में, मोहावे यूएसए में, नामीबिया में, आटाकामा चिली में, कालाहारी बोत्सवाना में। थार का मरुस्थल आपका हो गया सब हमारे भारत में। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ठंडे मरुस्थल के भी अगर हम कुछ उदाहरण देखें, 2-3 नाम हमें यहाँ भी देख लेने चाहिए। जो सबसे प्रमुख जो मरुस्थल है, गोवी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। पेटागोनिया भी ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। तुर्कस्तान, गोवी मरुस्थल, पेटागोनिया, तुर्किस्तान, ये तीनों ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी के 1/5 भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, यानी कि रेगिस्तान का विस्तार है। 1/5 हो गया फ्रेंड्स 20%। हमारी पूरी पृथ्वी के 20% भाग पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जितने भी मरुस्थल हैं, आप इन वर्ल्ड का मैप देखेंगे, सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं। ये कथन भी हो गया, कथन है सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं। हमें कारण बताना है, क्या कारण है ये सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक पहला कारण स्पष्ट कर दूं। महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाने का पहला प्रमुख कारण क्या है? पहला प्रमुख कारण है फ्रेंड्स, जो व्यापारिक पवनें हैं, ध्यान से समझेंगे। व्यापारिक पवनें, जो व्यापारिक हवाएं हैं, वो अपतटीय क्षेत्र की तरफ आती हैं। अपतटीय क्षेत्र व बारिश छाया क्षेत्र में आना। इस पंक्ति को ध्यान से समझें। व्यापारिक पवनों से कैसे प्रभावित हो रहा है मरुस्थल? ये व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती हैं? पूर्व से पश्चिम में। आपको पवन वाला टॉपिक अच्छे से याद हो गया होगा। व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम में चलती हैं। जब पूर्व दिशा किधर है? इस दिशा में है। पूर्व से जब ये पवनों ने चलना प्रारंभ किया, आगे बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते पश्चिम तक आते आते, पूर्व में तो ये नमी लिए हुए होती हैं, पश्चिम तक आते आते ये हवाएं कैसी हो जाती है? गर्म। इनकी नमी सूख जाती है। तो पश्चिम तक आते आते एक तो ये गर्म हो गई,
दूसरा, जब ये गर्म हो गई तो यहाँ जो ज़मीन थी इसकी नमी को ये गर्म हवाएं सोख लेती हैं, और जब ये एक तो इसकी नमी को सोख लिया तो शुष्क हो गई, दूसरा खुद भी पहले से गर्म थी। भाई आप बताओ, जैसे आप गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप अपने जो गीले कपड़े कमरे में भी सूखने के लिए डाल देंगे तो वो सूख जाएंगे। कारण क्या है? जो गर्म मौसम है वह उन कपड़ों की नमी को सोख लेता है। वहीं सर्दियों में आप देखते होंगे, अगर हम धूप में भी कपड़े सुखा रहे हैं तो भी उनको सूखने में समय लगता है, क्योंकि मौसम में क्या होती है? नमी होती है। तो मरुस्थल का पश्चिम दिशा में पाने का पहला कारण हो गया व्यापारिक हवाओं का अपतटीय क्षेत्र में आना। दूसरा प्रमुख कारण देखें फ्रेंड्स, प्रतिचक्रवात का निर्माण। प्रतिचक्रवात का निर्माण, इस बिंदु को स्पष्ट करते हैं। प्रतिचक्रवात के निर्माण से क्या फर्क पड़ता है? ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप का जैसे मैप देखें, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो क्षेत्र है यहाँ बेंगुला ठंडी जलधारा बहती है, जैसे बेंगुला ठंडी जलधारा। और बेंगुला ठंडी जलधारा जब यहाँ बहती है तो ठंडी की वजह से इस किनारे पर क्या बन जाता है? उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। भाई जहाँ ठंड होगी वहाँ दाब क्षेत्र कैसा बन जाता है? उच्च दाब क्षेत्र। यहाँ उच्च दाब क्षेत्र बन गया, केंद्र में तो उच्च दाब क्षेत्र हो गया, और उसके चारों ओर बन जाता है निम्न दाब का क्षेत्र। और हवा उच्च दाब से जब निम्न दाब की तरफ जाएगी तो ये किस प्रकार का चक्रवात बन गया? प्रतिचक्रवात बन गया। यानी कि केंद्र से बाहर की ओर हवा का जाना प्रतिचक्रवात कहलाता है। तो प्रतिचक्रवात के निर्माण के कारण भी पश्चिमी दिशा में मरुस्थलों की स्थिति पाई जाती है। एक और स्थिति बनती है फ्रेंड्स, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ और पर्वत बादलों को आगे नहीं बढ़ने देते, और जब ये बादलों को आगे नहीं बढ़ने देते, जैसे पहाड़ों की स्थिति इस प्रकार से होती है, बादल इस दिशा से आए पूर्व दिशा से, तो टकरा के इन्होंने यहाँ तो बारिश कर दी इस क्षेत्र में, लेकिन ये वाला क्षेत्र रह गया वृष्टि रहित। यहाँ इस क्षेत्र में बारिश हुई नहीं, तो जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई उसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। बारिश आई, इधर से हवाएं आई बारिश वाली, पूर्वी डाल पर तो टकरा के बारिश कर दी, और पश्चिमी हिस्से को कैसा छोड़ दिया? सूखा छोड़ दिया। इस वजह से भी पश्चिमी भागों में बारिश नहीं होती है। और एक अन्य कारण आप देख ही सकते हैं, महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट हैं वहाँ ठंडी महासागरीय जलधाराएं पाई जाती हैं। ठंडी महासागरीय जलधारा, और ठंडी महासागरीय जलधाराओं के कारण यहाँ इन किनारों पर प्रतिचक्रवात का निर्माण हो जाता है। प्रतिचक्रवात का निर्माण होने के कारण यहाँ बारिश नहीं होती, तो मरुस्थल का विस्तार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारी तीसरी पृथ्वी का जलवायु कटबंध था, मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल इसी क्षेत्र में है। व्यापारिक पवनों की वजह से यह मरुस्थल है। मरुस्थल के बारे में हमने जान लिया कि पानी की कमी और बालू की अधिकता ही मरुस्थल कहलाती है। मरुस्थल दो प्रकार का, गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल के उदाहरण सहारा, नामीब, आटाकामा, कालाहारी, थारका मरुस्थल, मोहावे। वहीं ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हो गया गोबी मरुस्थल, पेटागोनिया, तुर्कस्तान। रेगिस्तान की जैसे हम बात करें तो पृथ्वी के 20% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। फिर हमने कथन देखा सभी मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? व्यापारिक पवनें अपतटीय क्षेत्र व बारिश छाए क्षेत्र में आ जाती हैं। दूसरा कारण था प्रतिचक्रवातों का निर्माण। तीसरा कारण था पहाड़ और पर्वतों की वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र का बनना। और एक चौथा कारण हमने देखा ठंडी महासागरीय जलधाराओं के कारण। तो ठंडी महासागरीय जलधाराओं के कारण पश्चिमी क्षेत्र पर बारिश नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, 3 जलवायु कटबंध हमारी पृथ्वी के पूरे हुए। हमारा चौथा जलवायु कटबंध है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। भूमध्य जलवायु क्षेत्र का विस्तार क्या हो गया? ट्रेक याद करो, 10 का पहाड़ा 30 तक हमने देख लिया। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने पहला जलवायु क्षेत्र पढ़ा था, जलवायु कटबंध पढ़ा था भूमध्य रेखीय जलवायु, और अभी हम पढ़ रहे हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। भूमध्य रेखा 0 डिग्री
और हम किसकी बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर की, जो कि अलग से एक सागर है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार कहाँ होगा भाई, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार उसी जगह होगा जहाँ भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है बिल्कुल यूरोप की बगल से। तो अगर जैसे भूमध्य सागर जैसे हुआ तो भूमध्य सागर के चारों तरफ के स्थान, जैसे इटली हो गया, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन, पुर्तगाल, ट्यूनीशिया, यानी कि भूमध्य सागर के चारों ओर का क्षेत्र ही भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आता है। अक्षांशों की बात करें तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, विशेषताओं में से यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछने की गुंजाइश बनी रहती है। मान लीजिए भूमध्य सागरीय जलवायु कटिबंध में से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह प्रश्न विशेषताओं से ही संबंधित होगा। पहली विशेषता यहाँ जो खेती है वह बागानी खेती मिलती है, बागान मिलते हैं। और बागान भी किस प्रकार के, साइट्रस, साइट्रस यानी कि खट्टे खट्टे फलों वाले और रसदार। एक तो खट्टे फलों के बागान मिलते हैं, दूसरे यहाँ जो बागान मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, रसदार मिलते हैं। और जैसे विशेष रूप से हम बात करें फसल की तो अंगूर, अंगूर की खेती, जैतून की खेती। तो अंगूर और जैतून की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विस्तृत है। जब यहाँ इस क्षेत्र में सर्वाधिक अंगूर की खेती हो रही है तो आप जानते होंगे अंगूर से ही किसका निर्माण होता है, शराब का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक शराब का निर्माण भी किया जाता है। दूसरा, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ की वनस्पति मिलती है फ्रेंड्स झाड़ीनुमा, झाड़ीनुमा वनस्पति मिलती है। और झाड़ीनुमा वनस्पति को यहाँ इस क्षेत्र में जो पाई जाती है वह कहलाती है माकी। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की झाड़ीनुमा वनस्पति क्या कहलाती है, तो हमारा जवाब रहेगा माकी। यही जो झाड़ीनुमा वनस्पति है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया जो कि आपके अमेरिका का एक शहर है, कैलिफोर्निया में यही वनस्पति चपरेल के नाम से जानी जाती है। आप ध्यान रखेंगे अगर कोई पूछ ले चपरेल क्या है, चपरेल कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनस्पति को ही क्या कहते हैं, चपरेल कहते हैं। माकी क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की झाड़ीनुमा वनस्पति माकी कहलाती है। ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन अक्षांशों के मध्य में कौन सी पवनें विस्तृत होती हैं, पछुआ पवनें। इस क्षेत्र में पछुआ पवनों का विस्तार होता है। तो ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भूमध्य सागर के चारों ओर का क्षेत्र, जिनमें कुछ प्रमुख नाम देखें तो इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ट्यूनीशिया, ये प्रमुख नाम। यहाँ जो विशेषता है इस क्षेत्र की, यहाँ बागानी खेती होती है। बागानी खेती में साइट्रस और रसदार फलों का उत्पादन बहुतायत होता है। अंगूर की खेती और जैतून की खेती मिलती है। जब यहाँ अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक शराब भी बनाई जाती है। यहाँ जो झाड़ीनुमा वनस्पति पाई जाती है उसको हम माकी कहते हैं, माकी, कोई गाली नहीं है, माकी। और जो कैलिफोर्निया में इसी वनस्पति को चपरेल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में पछुआ पवनों का विस्तार है, पछुआ पवन पेटी है। तो फ्रेंड्स, चौथी जो जलवायु कटबंध है आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ में हम अगला जलवायु कटबंध भी देख लेते हैं। पांचवा जलवायु कटबंध है हमारा समशीतोष्ण, समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान, या इसको आप एक अन्य नाम और इसका मिलता है स्टेपी जलवायु। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 5 नंबर पर जाके आपके जो अक्षांश हैं थोड़ा सा बदलेंगे। 5 से ध्यान रखना है, 5 से आपको 40 तक हमारा हो गया। तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 है, इसीलिए इस बार 50 से 9 के कितना कर देंगे, 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो समशीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया, 40 से 55 डिग्री
अक्षांशों के मध्य में, दोनों ही प्रकार के अक्षांश, उत्तरी अक्षांश भी और दक्षिणी अक्षांश भी। क्लियर फ्रेंड्स आपको? तो ये जो घास के मैदान से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, यहाँ क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन जो घास है वह किस प्रकार की है, स्टेपी। स्टेपी आप जानते होंगे, स्टेपी पेड़ पौधे ना होके क्या होता है, झाड़ी के रूप में, घास के रूप में, फूस के रूप में यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। क्लियर हो गया? घास फूस झाड़ी के रूप में यहाँ वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यूरेशिया। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया दोनों का सम्मिलित रूप यूरेशिया कहलाता है। यूरेशिया में यूक्रेन से प्रारंभ होकर के मध्य एशिया तक यह क्षेत्र विस्तृत है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको? दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ। समशीतोष्ण घास के मैदानों का विस्तार 40 डिग्री से 55 डिग्री दोनों ही अक्षांशों में। यहाँ ये जो घास के मैदान है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधे ना पा करके झाड़ी घास फूस पाए जाते हैं। विस्तार यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक है। ये जो घास के मैदान हैं, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से ही जाने जाते हैं। जैसे स्टेपी के ही नाम से तो जाना जाता है यूक्रेन में। स्टेपी के नाम से हम कहाँ जानते हैं, यूक्रेन में जानते हैं। पंपाज, पंपाज आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में। पंपाज के बाद प्रेरी, प्रेरी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड, वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स, डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ भी थोड़ा सा आपकी कंफ्यूज होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए मैं इस जगह भी आपको क्लियर कर दूं। ये जो हमने घास के मैदान पढ़े थे, दूसरा जो जलवायु कटबंध था, सवाना या सूढ़न जलवायु, ये जो घास के मैदान थे ये थे फ्रेंड्स उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के। किस क्षेत्र के पढ़े थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के। अभी जो हम घास के मैदान पढ़ रहे हैं, ये घास के मैदान है समशीतोष्ण क्षेत्र के। क्लियर हो गया आपको दोनों में अंतर? तो स्टेपी प्रकार के मैदान यूक्रेन में, पंपाज दक्षिण अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। ये जो घास के मैदान है, सभी घास के मैदान किस प्रकार के हैं, स्टेपी प्रकार के हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं दोनों को 1 मिनट के अंदर। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 40। विशेषता क्या है, बागानी खेती मिलती है, जिसमें साइट्रस यानी कि खट्टे फल, रसदार फल, अंगूर की खेती, जैतून की खेती सर्वाधिक होती है। अंगूर से यहाँ शराब सर्वाधिक बनाई जाती है। यहाँ की झाड़ीनुमा वनस्पति माकी कहलाती है, और कैलिफोर्निया में इसी वनस्पति को चपरेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पछुआ पवनों का विस्तार है। 5वां जलवायु कटबंध हमने देखा समशीतोष्ण घास के मैदान, जिसको अन्य नाम है स्टेपी जलवायु। इसका विस्तार 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। विस्तार यूरेशिया यानी कि यूक्रेन से लेकर के मध्य एशिया के मध्य। यहाँ जो वनस्पति है, पेड़ पौधे ना मिलकर के झाड़ी घास फूस पाई जाती है। यहाँ के जो घास के मैदान हैं, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। स्टेपी कहते हैं यूक्रेन में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। और आप देखें तो पुष्टोज, पुष्टोज जो कि ये भी स्टेपी प्रकार के वन हैं, ये आपके पाए जाते हैं हंगरी में। और रोमानिया में जो वन पाए जाते हैं उनको भी पुष्टोज ही कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपके 5 जलवायु कटबंध कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं अगला जलवायु कटबंध, 6वां जलवायु कटबंध आपका समशीतोष्ण महाद्वीपीय। ये तो हमने पढ़ा था समशीतोष्ण घास के मैदान। जो आपका 6वां जलवायु कटबंध है, इसको देखिए, समशीतोष्ण महाद्वीपीय कटबंध। समशीतोष्ण महाद्वीपीय कटबंध, इसका अलग नाम भी मिलता है, जिसको जानते हैं साइबेरिया जलवायु के नाम से। साइबेरिया जलवायु के नाम से। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आप इसको इस प्रकार से समझें, ये एक रिवीजन क्लास है और आपका पूरा सिलेबस आपकी आंखों के आगे होकर निकल रहा है।
इसलिए आप इसको जितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही आपको अलग से कहीं याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। NCERT और RVSE दोनों ही बुक्स का यहाँ पे मैंने तालमेल किया हुआ है, इनको भी आपको अलग से नहीं पढ़ना। प्लस ऑथेंटिक बुक्स का यहाँ पे समायोजन है, तो निश्चिंत रहें, एक भी टॉपिक एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। तो छठवां जलवायु कटबंध है समशीतोष्ण महाद्वीपीय या साइबेरिया जलवायु। इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार विशेष इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मोस्ट लगा दे रहा हूँ अभी से, क्योंकि अब तक के जितने भी हमने जलवायु कटबंध पढ़े थे सभी जलवायु कटबंध उत्तर और दक्षिण दोनों में समान रूप से थे। लेकिन ये जो समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु कटबंध है यह केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। तो विशेष रूप से इसका विस्तार आप ध्यान रखेंगे। समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु कटबंध का 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। आप चाहें तो यहाँ नोट डाल के अलग से लिख भी लें। यह है जलवायु कटबंध दक्षिणी अक्षांशों में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ आपको? ये मैंने आपको नोट डाल के लिख भी दिया है। ये जो जलवायु कटबंध है इसका उपनाम भी है, इसका उपनाम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैगा जलवायु। टैगा जलवायु कटबंध 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई क्या कारण है कि ये जो जलवायु कटबंध है उत्तरी अक्षांशों में ही मिलता है, दक्षिणी अक्षांशों में क्यों नहीं मिलता? इसका कारण है कि ये जो अक्षांश थे 55 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन अक्षांशों में क्या है, स्थल स्थित है। जबकि जो दक्षिणी अक्षांश है, इन्हीं अक्षांश, तो दक्षिण में स्थल का अभाव है। तो स्थल का अभाव है तो इधर क्या होगा, सागर होंगे। इस वजह से ये तो सागरीय जलवायु हो गई, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, महाद्वीपीय जलवायु। हम पढ़ रहे हैं महाद्वीपीय जलवायु कटबंध की। इस वजह से ये जो महाद्वीपीय जलवायु कटबंध है यह केवल उत्तरी अक्षांशों में ही मिलता है। यहां सर्दी व गर्मी में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ज़्यादा अंतर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारा सूर्य की स्थिति है, सूर्य जैसे आपका 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा, मकर रेखा। हमारे सूर्य की स्थिति अधिकतम कर्क रेखा तक होती है जो कि उत्तरायण कहलाता है, और मकर रेखा तक होती है जो कि दक्षिणायन कहलाता है। इससे ऊपर सूर्य जा ही नहीं पाता। इस वजह से ये जो क्षेत्र है 55 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ सर्दी और गर्मी में तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगर आप इसके संबंधित क्षेत्र देखें कि ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, तो जहाँ जहाँ महाद्वीप है वहीं जो ऊपर वाले जो हिस्सा है समशीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्र, उनके ही नाम हम लिख देंगे। जैसे आपका हो गया कनाडा, कनाडा के बाद अलास्का के पास में पड़ता है आपका रॉकी पर्वत। इसके अलावा मास्को या फिर रूस कह दो सीधा, रूस में ही आपका साइबेरिया पड़ता है। तो रूस वाली जो पूरी की पूरी बेल्ट है वह समशीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्र में ही आती है। प्लस आपका यूरोप जो महाद्वीप है इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो समशीतोष्ण महाद्वीप में जो प्रमुख दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो इसका अक्षांश और दूसरा इसका एक अन्य नाम। रिपीट कर दूं, अक्षांश 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। यह जलवायु कटबंध दक्षिणी अक्षांशों में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि दक्षिणी अक्षांशों में वहाँ स्थल का अभाव है, वहाँ पे सागर का विस्तार है। तो जहाँ सागर का विस्तार है वहाँ तो सागरीय जलवायु हो जाएगी। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, महाद्वीपीय जलवायु पढ़नी है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी में तापमान में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। इसको एक अन्य नाम टैगा जलवायु के नाम से जानते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत है? आपका जवाब हो जाएगा कनाडा, अलास्का, रॉकी पर्वत, मास्को, रूस, साइबेरिया वाली बेल्ट और यूरोप, इन क्षेत्रों में विस्तृत है।
तो इस प्रकार से साथियों आपके 6 जलवायु कटबंध पूरे हुए। हमारा अगला जलवायु कटबंध है टुंड्रा जलवायु कटबंध। 7वां जो जलवायु कटबंध है आपका टुंड्रा जलवायु कटबंध। फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में यह टॉपिक नया जोड़ा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, बार बार देखना मत करो, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। टुंड्रा जलवायु कटबंध का अगर आपसे विस्तार पूछा जाए तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा? इसका विस्तार हो जाएगा 70 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी अक्षांश भी और दक्षिणी अक्षांश भी। केवल जो हमने 6वां आपका जलवायु प्रदेश पढ़ा, जलवायु कटबंध पढ़ा था, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, केवल वही ऐसा है जो उत्तरी अक्षांश में मिलता है। बाकी सभी जलवायु कटबंध उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में समान रूप से मिलते हैं। इसका उपनाम भी है। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको आर्कटिक, क्योंकि 90 डिग्री तक आर्कटिक, या फिर ध्रुवीय भी कह सकते हो आप, ध्रुवीय जलवायु। इसे या तो आप आर्कटिक जलवायु प्रदेश कहें या फिर ध्रुवीय जलवायु कटबंध भी आप कह सकते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है? विशेषता देखें आप, यहाँ की विशेषता है कि यहाँ की जो भूमि है वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, और पूरी वर्ष बर्फ से ढकी रहने का कारण क्या है? यहाँ पे सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती। सूर्य का जब यहाँ ताप नहीं पहुंच पाता तो यहाँ अधिक बर्फबारी होती है। इस वजह से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और जब बर्फ से ढका रहेगा तो सीधी सी बात हो गई, हमारी जो पृथ्वी है उसका सबसे ठंडा स्थान भी कौन सा हो जाएगा? हमारा ठंडा स्थान हो जाएगा। ठंडा स्थान हो जाएगा तो सबसे कम जैव विविधता भी मिलेगी। तो सबसे कम जैव विविधता भी इसी कटबंधीय क्षेत्र में मिलती है। टुंड्रा जलवायु कटबंध में सबसे कम जैव विविधता मिलती है। हमारी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ की वनस्पति में ना तो जड़ हैं ना ही पत्ती। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऐसी कैसी वनस्पति हुई जिसमें ना तो जड़ ना ही पत्ती पाई जाती है? तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख लें। काई, शैवाल, लाइकेन। काई आपने गांव में देखा होगा, जहाँ भी हमारे कुआं पोखर होते हैं उनके किनारों पे काई जम जाती है, तो इसमें ना तो जड़ होती है ना ही पत्ती होती है। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है कैसी पाई जाती है? काई, शैवाल, लाइकेन। और आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, पूरा ये जलवायु कटबंध, टुंड्रा जलवायु कटबंध 70 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में ही विस्तृत है। इसका उपनाम हो गया आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु। विशेषता हो गई, यहाँ की भूमि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ से ढकी रहने के कारण सबसे ठंडा स्थान भी हो गया, और सबसे कम जैव विविधता भी पाई जाती है। यहाँ जो वनस्पति मिलती है उसमें ना तो जड़ है ना ही पत्ती है, यानी कि काई, शैवाल, लाइकेन जैसी वनस्पति यहाँ पर मिलती है। तो साथियों, इस प्रकार से आपके 7 जलवायु कटबंध पूरे हुए। तो ये सभी जलवायु कटबंध थे। एक अन्य जलवायु कटबंध और बचता है जिसको हम बोलते हैं समुद्री जलवायु कटबंध। तो इसको भी आप देख लें, इसे भी क्यों छोड़ना, जब हमने पूरा पढ़ ही लिया है। तो उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु। उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, तो उष्णकटिबंध कहाँ विस्तृत थे? 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में। तो उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु पढ़ रहे फ्रेंड्स हम। इससे पहले हमने जो 10 से 20 पढ़ा था, तो 10 से 20 जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सवाना या सूडान जलवायु वाला। अभी हम जो 10 से 20 के बीच में पढ़ रहे हैं वो कौन सी जलवायु पढ़ रहे हैं? समुद्री जलवायु। तो ये जो द्वीप हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में यह विस्तृत है। ये जो कटिबंध है इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून। तो इन कटिबंधों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसून के नाम से जानते हैं। ऐसी जलवायु कहाँ मिलती होगी? जहाँ द्वीप समूह होंगे वहीं मिलेगी। द्वीप समूह आपके कहाँ कहाँ है? कैरेबियन हो गया, कैरेबियन द्वीप समूह, मेडागास्कर हो गया,
ब्राज़ील हो गया। तो इस प्रकार के जो द्वीप समूह हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून या उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 8 जलवायु कटबंध थे, पृथ्वी के जलवायु कटबंध, वो पूरे हुए। यहाँ नोट के रूप में एक बात आप ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमने पूरा पढ़ लिया और जो नहीं पढ़ा वही एग्जाम में पूछ लिया जाए। हमारा भारत का जलवायु कटबंध, तो जो हमारे भारत की जलवायु है उसको मैं आपके लिए बता दूं। हमारे भारत की जलवायु किस प्रकार की है। हमारे यहाँ क्या है, जैसे भारत का मैप आप देखते ही हो, इधर अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। एक तो हमारे यहाँ पर इधर से बारिश आती है हमारे भारत में, एक बंगाल की खाड़ी से बारिश आती है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारत की जो जलवायु बनती है वह बन जाती है। हमारा भारत उष्णकटिबंध में है, कि जो दक्षिणी हिस्सा है कर्क रेखा से नीचे ही तो है, उष्णकटिबंध में है। तो हमारी जो जलवायु हो गई उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई। और मानसूनों का निर्माण किससे होता है, व्यापारिक पवनों से, पहले भी बता चुका हूं। मानसूनों का निर्माण व्यापारिक पवनों के विस्थापन से होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो पूरा पढ़ा है उसको आप एक बार समराइज करके देख लें। समराइज करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आप इसको जब एक दो बार तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही, क्योंकि नया टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा है, इस वजह से भी आपको प्रैक्टिस अतिरिक्त इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये आज हमने जो भी क्लास ली उसके सभी ये नोट्स हैं। एक बार मैं आपको जो 8 जलवायु प्रदेश पढ़े हैं उनको फटाफट से आपके सामने बता देता हूँ। पहला जलवायु प्रदेश था हमारा भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र। विस्तार के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको क्या ध्यान रखना है। 10 का पहाड़ा, क्रम कहाँ जाके टूटेगा, पहला तो हो जाएगा 0 से 10, दूसरा हो जाएगा 10 से 20, तीसरा हो जाएगा 20 से 30, चौथा हो जाएगा 30 से 40। अब आपका क्रम टूट जाएगा, अब हो जाएगा 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 90। यानी कि 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 15 और ये हो जाएगा 20। एक कटबंध, 2 3 4 5 6 7 तो आपका ये एक 8वां कटबंध जो हमने अलग से देखा था समुद्री जलवायु वाला, वह किन अक्षांशों में है, 10 से 20 अक्षांशों में है। क्लियर फ्रेंड्स। तो पहला तो हो गया भूमध्य रेखीय जलवायु। दूसरा जो कटबंध है वो था सवाना या सूडान, 10 से 20 में। और सवाना और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो घास के मैदान हैं वो अलग नाम से जाने जाते हैं, और समशीतोष्ण कटिबंध के जो घास के मैदान थे उनको हम अलग नाम से जानते थे। तीसरा आपका कटबंध हो गया रेगिस्तानी जलवायु वाला, 20 से 30 के मध्य। चौथा आपका जलवायु कटबंध हो गया 30 से 40। पांचवा आपका हो गया समशीतोष्ण जो घास के मैदान थे, 40 से 55 के मध्य। छठवां जो कि मैंने आपको कहा था ये विशेष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु केवल आपके उत्तरी अक्षांशों में ही पाई जाती है। दक्षिणी अक्षांशों में क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि उधर स्थल का अभाव था। तो ये आपका हो गया छठवां जलवायु कटबंध। सातवां जलवायु कटबंध जो टुंड्रा जलवायु था 70 से 90 डिग्री के मध्य, जिसको कि हम आर्कटिक या ध्रुवीय जलवायु कहते थे। वहाँ जो वनस्पति थी वह कैसी थी, जड़ विहीन और पत्ती विहीन, जैसे काई, शैवाल और लाइकेन। और आठवां जो हमने जलवायु कटबंध पढ़ा था वह था समुद्री जलवायु कटबंध, 10 से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही अक्षांशों में। और जब हमने लास्ट में आपको बताया हमारे जो भारत की जलवायु है वह किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इन मानसूनी जलवायु का निर्माण किससे होता है, व्यापारिक पवनों के विस्थापन से, व्यापारिक पवनों के चलने से। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हो। दूसरा, आप कमेंट में भी अपनी शंका समाधान कर सकते हो। तो ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करें। धन्यवाद दोस्तों।